तो आज मैं एक आर्टिकल करने जा रहा हूँ 18 मई से। ठीक है, आर्टिकल है प्रियोटाइजिंग द राइट टू लाइफ। हमें पहले समझना होगा राइट टू लाइफ है क्या। देखिए, कॉन्स्टिट्यूशन में काफ़ी सारे आर्टिकल्स हैं, उनमें से एक आर्टिकल है आर्टिकल नंबर 21। ठीक है, आर्टिकल 21 के अंदर ही आता है राइट टू लाइफ। अब इस आर्टिकल में हमारा जो एडिटर है वो कहना क्या चाहता है, शुरुआत करते हैं इधर से। क्या होता है, 13 मई को एक जजमेंट आती है सुप्रीम कोर्ट की। उसमें सुप्रीम कोर्ट कहता है कि जो हरियाणा, पंजाब और उत्तर प्रदेश के लोग हैं जो वहाँ पर वापस लौटकर माइग्रेंट्स आ रहे हैं, उन्हें बिना कोई आधार कार्ड दिखाए 2 टाइम का खाना प्रदान किया जाए। ये बात समझ गए। अब ऐसा करने का क्यों कहा सुप्रीम कोर्ट ने। देखिए, किसी भी स्टेट में यानी किसी भी कंट्री में जो व्यक्ति रह रहते हैं, उनकी जो जिम्मेदारी होती है वो उस कंट्री की गवर्नमेंट की होती है। यानी स्टेट की भी कुछ ऑब्लिगेशंस होती है जनता के प्रति। जैसे जनता को कुछ फंडामेंटल ड्यूटीज़ निभानी पड़ती है स्टेट के प्रति, ऐसे ही स्टेट को कुछ डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी निभाने पड़ते हैं जनता के प्रति। अभी थोड़ी डिफ़िकल्ट टर्म लग रही होगी, इसका क्रक्स ये है कि जिस तरह हमें कुछ ड्यूटीज़ करनी होती है अपनी कंट्री के लिए, जैसे हम अपने नेशनल फ्लैग का सम्मान करेंगे, ठीक है भाई, किसी एनिमल को हार्म नहीं करेंगे अगर वो कुछ संरक्षण की लिस्ट में है तो इसी तरीके से स्टेट की भी कुछ जिम्मेदारियाँ होती है। स्टेट में कह रहा हूँ कंट्री को, यहाँ पे कंट्री की भी कुछ जिम्मेदारियाँ होती है कि जो वहाँ के नागरिक हैं वो स्वस्थ रहे, ठीक है, वो अपना जीवन यापन कर सके। ऐसा नहीं है कि भूखमरी से लोग मर रहे हैं। तो इसलिए स्टेट को ये करना चाहिए, यानी कंट्री को ये करना चाहिए, गवर्नमेंट को, अगर कोई क्राइसिस आए तो वहाँ की जनता को फ्री फूड ग्रेन्स प्रोवाइड करें। तो अभी क्या हो रहा था कि अगर कोई माइग्रेंट वर्कर वापस उत्तर प्रदेश या हरियाणा, पंजाब में लौट के आ रहा है तो उसको वहाँ पर अगर फूड ग्रेन्स चाहिए तो उसको आधार कार्ड दिखाना पड़ता है। लेकिन बाय चांस अगर किसी के पास आधार कार्ड ना हो तो क्या वो भूखा मरेगा? तो नहीं। तो इसलिए यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट आई है और उसने डायरेक्ट किया है किसको? स्टेट को। स्टेट यहाँ पे कौन है? हमारे गवर्नमेंट। स्टेट एक गवर्नमेंट को ही कहते हैं, ठीक है, कंट्री की गवर्नमेंट को स्टेट भी कह देते हैं। उसको ये मत समझना वो राज्य की बात कर रहे हैं। वहाँ पे जब स्टेट यूज़ करते हैं हम तो सेंट्रल गवर्नमेंट को भी कह देते हैं। तो यहाँ पर इसने डायरेक्ट किया सेंट्रल गवर्नमेंट को कि आप अर्जेंटली क्या करें, ये फ्री फूड ग्रेन्स प्रोवाइड करें। अब अगली बात समझते हैं कि स्टेट की और क्या जिम्मेदारियां हैं। मैंने कहा ना, पहली क्या है कि लोग हेल्दी तरीके से रहे, भुखमरी से मरे ना। दूसरा है कि अभी वैक्सीनेशन पॉलिसी आई है गवर्नमेंट की। देखिए, अब से पहले क्या था, जब अभी सरकार ने मई से क्या किया है, 18 साल से ऊपर के लोगों के लिए वैक्सीनेशन कर दिया। लेकिन जब 45 साल से ऊपर के लोगों के लिए वैक्सीनेशन थी तो उस टाइम पे जो सारा खर्चा था वो सेंट्रल गवर्नमेंट उठा रही थी। लेकिन जो नई पॉलिसी आई है इसमें क्या कहा है इन्होंने, सेंट्रल गवर्नमेंट ने कहा है कि 45 साल से ऊपर जो व्यक्ति है उनका तो खर्चा हम ही उठाएंगे। यानी वैक्सीन किससे खरीदेंगे? कंपनी से। ये सेंट्रल गवर्नमेंट है, ठीक है, ये कोई कंपनी है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करेगी, कंपनी से वैक्सीन खरीद कर वो सारी वैक्सीन किसको दे देगी? काफ़ी सारी स्टेट्स को, ठीक है, काफ़ी सारी स्टेट्स को। ये स्टेट्स है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने क्या किया, इससे वैक्सीन खरीदी और वो सारी किसको दे दी? इनको। और ये फ्री में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे कि इनको 45 साल से जो ऊपर के लोग हैं उन्हें। लेकिन अब इसने सेंट्रल गवर्नमेंट ने क्या कहा कि अगर आपको 18 प्लस के लिए वैक्सीनेशन करनी है तो इन सारी स्टेट गवर्नमेंट्स को सीधा सीधा क्या करना पड़ेगा? कंपनी से वैक्सीन उठानी पड़ेगी। तो इस केस में क्या होगा, उस वैक्सीन की जो वैल्यू होगी वो हाई होगी। यानी अगर केंद्र सरकार वैक्सीन लेती है कंपनी से तो उसे कम दामों पे मिलता है, लेकिन अगर स्टेट्स लेगी तो उन्हें हाई दामों पे मिलेगा। तो इस तरीके से जो 18 प्लस के लोग हैं उन्हें पैसे दे के वैक्सीनेशन कराने पड़ेगा, ठीक है, मनी देकर वैक्सीनेशन कराना पड़ेगा। तो ये एक किस्म से देखा जाए तो क्या हो रहा है, 45 साल से ऊपर के व्यक्ति क्या है, वैक्सीनेशन अफोर्ड कर पा रहे हैं ईजिली क्योंकि उन्हें फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रही है। लेकिन जो 18 प्लस है, चाहे वो किसी भी फैमिली से हो, चाहे वो पुअर हो या फिर थोड़ा रिच हो, उसको पैसे देके वैक्सीनेशन कराना पड़ेगा लगभग, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पर क्या कहना चाह रहा है एडिटर कि यहाँ पर सरकार को, सेंट्रल गवर्नमेंट को वैक्सीनेशन को सबके लिए फ्री कर देना चाहिए, क्योंकि ये भी हमारे राइट टू लाइफ का एक हिस्सा है
कि सबको इक्वली ट्रीट करे। आर्टिकल 14 कहता है कि हमें सबको इक्वली ट्रीट करना है। तो देखा जाए तो सरकार यहाँ पर सबको इक्वली ट्रीट नहीं कर रही, सेंट्रल गवर्नमेंट। तो आर्टिकल जो लिखने वाला है वो कहना चाहता है कि सरकार को ऐसा करना चाहिए कि खुद सेंट्रल गवर्नमेंट सारी वैक्सीन कंपनी से ले और फिर स्टेट में डिवाइड कर दे, 18+ के लिए भी। ये बात समझ गए आप। अब आगे चलते हैं कुछ कि इनके ऊपर क्या भारी भरकम जोर पड़ रहा है आजकल। इनको कहते हैं भाई इनफॉर्मल वर्कर्स, या फिर जो कह लो जिनको सोशल सिक्योरिटी नहीं प्रोवाइड की जाती। अब सोशल सिक्योरिटी क्या होता है, यानी अगर आप कहीं जॉब कर रहे हो तो आपको मिनिमम वेजेस दी ही जाएगी, ठीक है। आपके चोट लग गई तो आपके लिए हॉस्पिटल का कवर होगा, यानी आप हॉस्पिटल में जाओगे तो इलाज कराओगे तो कंपनी उसमें कुछ कंपनसेशन देगी। लेकिन इंडिया में जो मैक्सिमम वर्कर है वो क्या है, इनफॉर्मल। इस लाइन में यही कह रहा है, इंडिया में 90% लोग इनफॉर्मल सेक्टर में है। इनफॉर्मल यानी जिनके ऊपर कोई सोशल प्रोटेक्शन नहीं है, ठीक है। यानी ऐसा नहीं है कि इसको आप कैसे समझो इनफॉर्मल वर्कर को, जैसे किराने की शॉप है, किराना की शॉप पे जो आगे लड़का लगाया हुआ होता है सामान देने के लिए, तो उसको आप क्या कहोगे, इनफॉर्मल वर्कर। यानी ऐसा नहीं है कि अगर उसके मालिक ने उसको हटा दिया तो हमारी सरकार आके कहेगी उस मालिक को कि भाई तूने उस लड़के को क्यों हटाया, यानी उस लड़के के पास कोई सिक्योरिटी नहीं है, जब चाहे उसको जॉब से निकाल दिया जा सकता है। तो ये है इनफॉर्मल सेक्टर। तो इस तरीके से भारत के लगभग 90% लोग किस में है, इनफॉर्मल सेक्टर में। और फॉर्मल सेक्टर कौन सा होगा, जैसे गवर्नमेंट जॉब कर रहा है कोई एम्प्लॉय, या फिर कोई कंपनी में काम कर रहा है, क्योंकि कंपनी में भी अगर काम करता है तो उसको सोशल सिक्योरिटी के तरीके से कुछ कंपनसेशन मिलते हैं अगर वो बीमार पड़े, ठीक है, उसका इलाज थोड़ा कम पैसों में होता है। तो यहाँ पे सरकार क्या कहना चाहती है कि इनके लिए भी कुछ एडिटर क्या कहना चाहते हैं कि इनके लिए भी कुछ करना चाहिए, क्योंकि इनके पास इस टाइम अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ चुकी है। क्योंकि एक रिपोर्ट के हिसाब से पिछली बार जब लॉकडाउन हुआ उसमें 2/3 ऑफ द फैमिलीज़ ने रिपोर्ट किया कि वो कम खाना शुरू किया उन्होंने। यानी अगर पूरे देश में 60 लोग हैं तो 2/3 क्या हुआ, 40। तो इन्होंने कहा, 40 ने ऐसा कहा कि जो हमारी डाइट लॉकडाउन से पहले थी हमने उससे कम खाना शुरू कर दिया है। कम क्यों खाना शुरू किया, क्योंकि उनके पास पैसे ही नहीं है, उनकी इनकम हाफ हो गई है, ठीक है भाई। अब इतनी बात समझते हैं। अब इसका सॉल्यूशन क्या हो सकता है। सॉल्यूशन के तौर पे एडिटर ने इस वाले पार्ट में दिया है हमें, आप खुद भी पढ़ सकते हो इसको रोक के वीडियो को। तो वो क्या कहना चाहता है कि एक फिस्कल पैकेज देना चाहिए सरकार को। फिस्कल पैकेज क्या होता है, जैसे सरकार ने पिछले साल कहा कि 20 लाख करोड़ रुपए हम जनता को देंगे, पर क्या वो असलियत में दिए गए, नहीं। वो एक किस्म से पूरा घोटाला था। यानी कहीं पे वो प्रोजेक्ट था कोल के लिए, कोल माइनिंग के लिए। बताओ, कोल माइनिंग के लिए अगर कोई इंफ्रास्ट्रक्चर बनेगा, पब्लिक का क्या फ़ायदा। यानी वो सीधा सीधा एम्प्लॉय के अकाउंट में नहीं जा रहा है, वो अपने पुराने जो प्रोजेक्ट्स थे उनको ही 20 लाख करोड़ के पैकेज के अंदर दिखा रहे हैं। क्या वो सही था, नहीं। तो ये एडिटर क्या कह रहा है कि दूसरी कंट्रीज़ में लाइक यूएसए, कनाडा, ठीक है, इन वाली कंट्रीज़ में क्या किया गया कि सीधा लोगों के अकाउंट में सरकार ने पैसा पहुंचा दिया। अब इसको समझिए, ये है क्या चीज़। देखिए, सेंट्रल गवर्नमेंट जो है, जो हमारी फाइनेंस मिनिस्टर है निर्मला सीतारमण, उसने कहा कि सरकार ना इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स बना रहे हैं। ये देखो, ये लिख रहा है एज अ मीन्स ऑफ रिकवरी। लेकिन क्या इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट रिकवरी कर सकता है, नहीं कर सकता। अगर रिकवरी चाहते हो तो आपको पब्लिक के हाथों में पैसा देना पड़ेगा। इसको समझिए ऐसे, देखिए कुछ हम ऐसे मान लेते हैं, कुछ गरीब लोग हैं, ठीक है, मैं डायग्राम वैसे ही बना रहा हूँ जिसको आपको याद रहे थोड़ा कि मैंने डायग्राम बनाया था। अब ये कहीं पे काम करते थे किसी फैक्ट्री में, ठीक है, लेकिन क्या हुआ, लॉकडाउन लग गया, फैक्ट्री से इनको बाहर निकाल दिया गया। अब ये 3 परिवार चलाते हैं। अगर इनके पास पैसा नहीं होगा तो क्या ये कहीं पे जाके घर के लिए सामान खरीद सकेंगे, जैसे मान लो टूथपेस्ट, ठीक है, मेरा डायग्राम इतना अच्छा नहीं बना। इसको टूथपेस्ट खरीदना है, किसी को जाकर नए शूज़ खरीदने हैं, किसी को जाकर कुछ भी लगा लो, जैसे कि हम कार कह लो, ये कार खरीद ही नहीं सकते। तो अभी देखिए क्या होता है, मैं एग्जांपल के तौर पे लिखा है कार, बाकी छोटी चीज़ें लीजिए जैसे शूज़ हो गया, टूथपेस्ट हो गया, तो ये खरीद नहीं सकेंगे क्योंकि इनके पास पैसे नहीं होंगे। तो अगर पैसे नहीं है तो ये सामान नहीं खरीद पा रहे। अब जो शूज़ बनाने वाली कंपनी है,
या टूथपेस्ट बनाने वाली कंपनियां, उनकी बिक्री कम हो जाएगी, तो वो क्या करेंगे, अपनी प्रोडक्शन कम कर देंगे। यानी जो जूते बनाती थी वो जूते कम बनाएगी, जो टूथपेस्ट बनाती थी टूथपेस्ट कम बनाएगी। और इससे क्या होगा, देश में ग्रोथ क्या होगी, कम हो जाएगी। क्योंकि ग्रोथ है क्या, कि जितना सामान एक देश के अंदर पूरे साल में बन रहा है, उसकी पैसों में क्या वैल्यू है, वही ग्रोथ के तौर पे नापा जाता है। ठीक है, हर साल वो बढ़ जाती है वैल्यू, और जितना बढ़ता है उसको ग्रोथ कहते हैं। तो ऐसे ही प्रोडक्शन कम होगी तो क्या होगा, ग्रोथ कम हो जाएगी। अब एग्जाम्पल के तौर पे देखिए, अगर ये सारे बेरोजगार है और सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करे, यही वाली सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करे कि हर एक के परिवार के खाते में 7,500 या 7,000 रुपये महीना भेज दें, तो क्या होगा, इन लोगों के पास पैसे पहुंच जाएंगे। फिर वो इस पैसे को यूज़ करके कोई जूता खरीदेगा, कोई टूथपेस्ट खरीदेगा। तो इस तरीके से जो कंपनीज जूते बना रही है, टूथपेस्ट बना रही है, वो अपनी प्रोडक्शन को भी इंक्रीज़ कर देंगे। तो इस तरीके से ग्रोथ भी क्या होगी, इंक्रीज़ हो जाएगी। तो सारा खेल है पैसे का। अगर सेंट्रल गवर्नमेंट हर एक के अकाउंट में 7,000 रुपये डाल देना, तो इंडिया में ग्रोथ बहुत ज़्यादा हो जाएगी। ठीक है, अब इसके लिए उसने कहा कि सरकार को खर्चा तो करना पड़ेगा। देखिए ये लिखा है कि 7,000 पर फैमिली अगर सरकार डाल दे तो इकोनॉमिक डिमांड बढ़ जाएगी और क्या होगा, ग्रोथ हो जाएगी। और उससे क्या होगा, लोगों के पास पैसा आ जाएगा। ठीक है, वो खुद भी खा पाएंगे, अपने परिवार को भी खिला पाएंगे, और राइट टू लाइफ भी कंप्लीट होगा, किसी की भूखमरी से मृत्यु नहीं होगी। अब अगली बात समझिए, और क्या क्या तरीके बताए इसने, एडिटर ने। उसने कहा कि जैसे फ्री फूड ग्रेन देते हैं 5 किलो हर महीने, वो देना चाहिए। एक ही 7,000 रुपये वाली बात जो मैंने कहा, पर हाउस होल्ड, इसने कह दिया है। एक अगली बात कि जैसे गांव में योजना चलती है मनरेगा, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटीड एक्ट। ठीक है, ए है यहाँ पे। तो ये 2005 में चालू हुई थी भाई। ठीक है, ये याद कर लेना। तो मनरेगा में क्या है कि गांव में आपको जैसे तालाब खुदाई करनी है, तो उसमें आपको काम मिलेगा और आपको उस काम के पैसे मिलेंगे। तो जैसे गांव में एम्प्लॉयमेंट के लिए मनरेगा है, इसी तरीके से अर्बन यानी शहर में भी एक ऐसी योजना लाई जानी चाहिए जिससे कि लोगों को रोजगार मिल सके। जब उनकी नौकरी कोई कंपनी उन्हें बाहर निकाल देती है, ये कंपनी जो बाहर निकाल देती है। समझ गए इस बात को। तो मनरेगा का ही रूप क्या गांव में भी और शहरों में भी होना चाहिए। मनरेगा सिर्फ गांव में है, इतनी बात समझ के। क्योंकि एक रिकॉर्ड के हिसाब से जो गरीबी है इस टाइम, वो गांव में तो आ ही रही है, लेकिन उससे ज़्यादा जो शहर में माइग्रेंट्स वर्कर रह रहे थे उन पे ज़्यादा प्रकोप आया है। तो वहाँ पे भी काफ़ी खस्ता हालत है। अब अगली बात है, सर इसने तथ्य दिए है कि इस टाइम सरकार के पास 80 मिलियन टन है, वो क्या है, स्टॉक है फूड ग्रेन्स का। तो यानी डिस्ट्रीब्यूशन कितनी भी कर लो कोई कमी नहीं पड़ेगी, तो फुल डिस्ट्रीब्यूशन होनी चाहिए। दूसरी बात ये कह रहा है, सरकार को फिस्कल डेफिसिट से भी डरना नहीं चाहिए। अब फिस्कल डेफिसिट क्या होता है, यानी सरकार ने पूरे साल के अंदर, एक साल के अंदर कुछ बजट बनाया कि हमें इतना खर्चा करना है, लेकिन अगर बजट से ज़्यादा खर्चा हो गया सरकार का, तो जितना खर्चा ज़्यादा हुआ, इस बात को ध्यान से सुनो, जो बजट बनाया सरकार ने पूरे साल के लिए, अगर उस बजट से ज़्यादा खर्चा हो गया सरकार का, तो जो जितना डिफरेंस होगा ज़्यादा में और बजट में, उसको ही क्या कहेंगे हम, फिस्कल डेफिसिट। तो एडिटर कह रहा है सरकार को फिस्कल डेफिसिट के लिए डरना नहीं चाहिए, सरकार को खूब खर्चा करना चाहिए, बाद में देख लेंगे, पहले इस आपत्ति से लड़ ले। ठीक है, समझ गए फिस्कल डेफिसिट क्या है। तो ये कहा, इनलार्जिंग द फिस्कल डेफिसिट वुड कॉज नो हार्म, यानी इससे कोई बुराई नहीं होगी, कर देना चाहिए ऐसा। अब ये कह रहे हैं कि जो एक्स्ट्रा पैसा लगेगा ये डिस्ट्रीब्यूशन के लिए कहाँ से आएगा। तो इन्होंने एक तथ्य दिया है कि अगर 1% जो अमीर है भारत के, उनके ऊपर 1.5% वेल्थ टैक्स लगा दिया जाए। यानी अगर कोई 1 लाख रुपए कमाता है, तो 1 करोड़ मान लो कोई बड़ा आदमी, तो उस पर 1.5% उसकी वेल्थ पे टैक्स लगा दो। तो अगर टॉप 1% पे आपने ऐसा टैक्स लगा दिया, तो इतना फंड रेज हो जाएगा कि वो इस वाले खर्चे को ईजिली मैट कर देगा। तो भाई ये सारी बातें थी हमने जो इसमें करी। इसने यही कहा कि यूएस में भी ऐसा चल रहा है कि सरकार पैसे भेज रही है लोगों के अकाउंट में। तो इस तरीके से सरकार को अपनी ओब्लिगेशंस, जो डीपीएसपी होती है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, यानी जनता का ध्यान रखना, तो इन ओब्लिगेशंस को फॉलो करना चाहिए। सो होप यू लाइक इट, थैंक यू। और इसमें काफ़ी सारी चीज़ें हमने कवर की है। किसी को कोई डाउट हो तो पूछ लेना कॉमेंट में। थैंक यू।